Assalamu alaikum. Welcome again to the next class, to the next lecture. तो बेटा आज के इस क्लास में हम एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको फिज़िक्स में हम कहते हैं कोलिजन्स। इस कोलिजन के रिलेटेड जो भी फिज़िक्स के लॉज हैं या जो भी फिज़िक्स कोलिजन के रिलेटेड में हमको पढ़नी है वो हम डिस्कस करेंगे बेटा इन आने वाले लेक्चर्स में या इस लेक्चर में, क्योंकि कोलिजन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और एक लेक्चर में तो ये कंक्लूड नहीं होगा, मे बी इट मे टेक सम फ्यू लेक्चर्स। और जहाँ तक बेटा कोलिजन का ताल्लुक है, जहाँ तक कोलिजन का सवाल है, ये बिल्कुल जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है लीनियर मोमेंटम की एक एप्लीकेशन जो है बेटा कोलिजन है। मतलब कोलिजन में जो बेसिक रूल या जो बेसिक फिजिक्स का हम लॉ यूज़ करने जा रहे हैं ना, वो लीनियर मोमेंटम ही है। जो हमने लीनियर मोमेंटम में प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, वही हम बेटा कोलिजन में बहुत जगहों पे या इनफैक्ट सारी जगहों पे वही लॉ जो है बेटा अप्लाई करेंगे। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा है उसकी एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है कोलिजन्स। सो कोलिजन जहाँ तक आपके सिलेबस का सवाल है, ये कोलिजन जो टॉपिक है इसको रखा गया है वर्क पावर एनर्जी के साथ। अब वर्क पावर एनर्जी तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो कोलिजन को इसलिए हमने रखा था, एंड पे रखा था, या अभी तक इसको पेंडिंग इसलिए रखा था क्योंकि अभी तक हमने लीनियर मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस नहीं किया हुआ था। अब चूंकि लीनियर मोमेंटम हो गया है, वो तो हमने डिस्कस कर लिया है प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में, तो अब आसानी से हम कोलिजन के रिलेटेड जो फिजिक्स है वो आसानी से हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक है बेटा, तो ये मैं बोर्ड पे लिखूंगा जो हमारा टॉपिक आज से रहेगा, दैट इज कोलिजन्स, फिजिक्स ऑफ कोलिजन्स। ठीक है, शाबाश। तो बेटा सबसे पहले हम देखेंगे कि कोलिजन किसको कहते हैं। फिजिक्स, फ्रॉम द फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू हम कब कहेंगे कि दो बॉडी जो है ना वो कोलाइड हो गई। जहां तक जनरल टर्मिनोलॉजी की बात है, फिजिक्स को छोड़ के कोलिजन हम जनरली कहते हैं कि अगर दो बॉडीज एक दूसरे के साथ टकराएंगी तो हम कहते हैं इसको कोलिजन। हम कहते हैं कि ये दो जो बॉडीज हैं ये एक दूसरे के साथ कोलाइड हो गई। पर फिजिक्स में जो कोलिजन की डेफिनेशन है, जो कोलिजन का कॉन्सेप्ट है, इट हैज अ ब्रॉडर मीनिंग। दो बॉडीज टकराएंगी, खाली इसको हम कोलिजन नहीं कहते। कोलिजन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि अगर दो बॉडीज आपके पास हैं और दो बॉडीज एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगी, दो बॉडीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी या एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगी, और उस फोर्स की वजह से अगर इन दोनों बॉडीज में से किसी एक बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो गई, तो उस टाइम पे हम कहते हैं कि ये जो दो बॉडीज है ना, इन दोनों में कोलिजन हो गया। बेटा अंडरस्टैंड कर लो, दिस इज अ वेरी टिपिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो बेटा, जनरली हम क्या कहते हैं, जनरली फिजिक्स को छोड़ के कॉमन लैंग्वेज में या कॉमन टर्मिनोलॉजी में कोलिजन हम इसको कहते हैं। दो बॉडीज एक दूसरे के साथ अगर टकराती हैं तो उसको हम कोलिजन कहते हैं। पर मैं बेटा आपको बता रहा हूं कि फिजिक्स में कोलिजन का जो कॉन्सेप्ट है ना, इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग, वेरी ब्रॉडर मीनिंग, इट हैज अ वेरी ब्रॉडर सेंस। देखो बेटा, हम फिजिक्स में कोलिजन, दो बॉडीज में कोलिजन हो गया, कब कहेंगे कि बेटा या दो बॉडीज में कोलिजन हो गया, कब हम कोलिजन नाम कब देते हैं। तो मैं इसके लिए आपको कहता हूं बेटा कि कोलिजन नाम हम तब देते हैं अगर दो बॉडीज आपके पास हैं या दो से ज्यादा बॉडीज, अगर ये बॉडीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही है। इंटरेक्ट करने का मतलब है अगर ये बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगी और उस फोर्स की वजह से अगर इन बॉडीज में से किसी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो गई, चाहे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन, चाहे दोनों बॉडीज की वेलोसिटी चेंज हो या एक ही बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो, बेटा उस टाइम पे कहते हैं कि ये दोनों जो है ना बेटा एक दूसरे के साथ इन्होंने कोलाइड कर लिया। तो खाली टकराने को कोलिजन नहीं कहते, टकराना भी कोलिजन है। फिजिक्स में टकराना भी कोलिजन है, उसको भी कोलिजन कहते हैं।
पर कोलिजन खाली टकराने का नाम नहीं है। कभी दो बॉडीज बिना टकराए भी एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं। तो बिना टकराए मतलब है अगर ये बॉडी इस बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है, मान लो ये बॉडी रेस्ट में, तो ये बॉडी जो है ना ये यहां से मूव कर रही है, तो इन दोनों के बीच में टकराने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। पर अगर इसके आने से इस पे फोर्स एक्सर्ट हो गया या इसके आने से ये बॉडी इस बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करेगी और उस फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी या इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई बिना टकराए, उस टाइम पे भी बेटा इसको कहते हैं हम कोलिजन। दिस इज ऑल्सो नोन एज कोलिजन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टिपिकल डेफिनेशन। जैसे देखो बेटा, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट में हम पढ़ते हैं, जनरली आपने पढ़ा होगा, लोअर क्लासेस में भी होता है ये, 9th या 10th क्लास में, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में आपने देखा होगा कि अल्फा पार्टिकल आता है तो वो गोल्ड न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करता है। तो कोलाइड करने का मतलब ये नहीं है कि वो गोल्ड न्यूक्लियस के साथ टकराता है, नहीं। गोल्ड का जो न्यूक्लियस होता है दैट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। अगर ये गोल्ड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यू नो दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल बिकॉज इट कंटेन्स प्रोटॉन्स। अल्फा पार्टिकल इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल बिकॉज इट हैज 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स। जब अल्फा पार्टिकल आता है तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपल्शन का मतलब है इन दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट किया। अब जब इस अल्फा पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट हो गया तो जो इसका पाथ है ना ये चेंज हो जाता है। मान लो अगर ये ऐसे आ गया, ये ऐसे जाता है। अगर इसका पाथ चेंज हो गया, पाथ चेंज होने का मतलब है इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, मैंने कहा वेलोसिटी अगर चेंज हो गई तो उसको हम कहते हैं बेटा कोलिजन। तो यहां पे हम कहते हैं अगर अल्फा पार्टिकल का जो पाथ है वो इसके फोर्स की वजह से, फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से चेंज हो गया, तो हम कहते हैं दैट देयर हैज ऑकर्ड अ कोलिजन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड द गोल्ड न्यूक्लियस। बिना टकराए हम फिजिक्स में इसको नाम देते हैं बेटा कोलिजन। तो कोलिजन का खाली मतलब नहीं है कि दो बॉडीज एक दूसरे के साथ टच करेंगी। बाय द वे, दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कभी टच कर ही नहीं सकती। इसको मैं थोड़ा सा बेटा इलॉबरेट करता हूं। देखो, मान लो ये जो दो हाथ हैं, मैं ऐसे इन दोनों हाथों को मिलाता हूं तो हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों जो बॉडीज है ना, या दोनों जो हाथ है ना, इन्होंने एक दूसरे के साथ टच कर लिया। पर अगर आपको याद होगा, मैंने बहुत ही जगहों पे क्लासेस में भी ये एग्जांपल दी है। बेटा ये हाथ जो है इट कंटेन्स एटम्स, ये जो हाथ है ये भी एटम्स का बना हुआ है। और आपको पता है एटम्स में बेटा जो है न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब है जब ये हाथ और ये हाथ एक दूसरे के साथ टच करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, तो इसका मतलब दिस ग्रुप ऑफ एटम्स एंड दिस ग्रुप ऑफ एटम्स बेसिकली कंबाइंस। पर दो एटम्स जो है ना बेटा कंबाइन नहीं हो सकते। नहीं होने का मतलब है, देखो यहां पे समझाता हूं मैं। अगर मान लो इस हाथ का मैं एक एटम लेता हूं, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब इस हाथ का मैं लेता हूं दूसरा एटम, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया। देखो बेटा, जब दो हाथों को आप मिलाते हो ना, तो इसका मतलब है आप दो ग्रुप ऑफ एटम्स को बहुत नजदीक ला रहे हो। नजदीक तो ये आएंगे, पर ये दो एटम्स एक दूसरे को कभी टच नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा जितना जितना ये आगे आएंगे ना, ये न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, ये इसका न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसका भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है। जब ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो रिपल्शन होगा, इन दो न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन होगा, इन दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये भी फैक्ट है कि यहां पे इन दो के बीच में अट्रैक्शन होगा, इन दो के बीच में अट्रैक्शन होगा। पर यहां पे जो बेटा है ना, अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होंगे ये बैलेंस। उस डिस्टेंस को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। मान लो इन दो के बीच में ये वाली डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस पे ये जो फोर्सेस है ना, इन दो एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं, और इस मिनिमम डिस्टेंस को हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। अब अगर आप इस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से भी और कोशिश करेंगे इन एटम्स को पास ले आना, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है बेटा, इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन है ना वो ज्यादा हो जाता है।
इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर है। ये एटम्स, दिस ग्रुप ऑफ एटम्स और दिस ग्रुप ऑफ एटम्स at a particular distance they will exert equal forces on each other. The attraction between these two hands and the repulsion between these two hands. Attraction repulsion कहां से आ जाता है? न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ये बैलेंस हो जाता है। पर अगर आप कोशिश करेंगे ना उस डिस्टेंस से भी आगे ले जाना, बहुत फोर्स लगाएंगे और चाहेंगे कि ये एटम्स और पास आ जाएं, बेटा उस टाइम पे क्या हो जाता है, अगर इस डिस्टेंस से भी डिस्टेंस कम करेंगे ना आप, वहां पे रिपल्शन ज्यादा होता है और वो रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ता है और उस रिपल्शन की वजह से ये दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ कभी भी मिल नहीं पाएंगे। मतलब ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगे। टच करने का मतलब है इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस कभी कंबाइन नहीं होंगे, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन कभी कंबाइन नहीं होंगे। अब अगर ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस कंबाइन हो गया ना तो फिर तो उसका नाम हम देते हैं ना न्यूक्लियर फ्यूजन, फिर तो फ्यूजन हो जाएगा। अगर फ्यूजन हो गया वहां से तो बहुत सारी एनर्जी निकलेगी, वहां तो न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाएगा। अब आज तक तो ऐसा नहीं देखा ना आपने कि आपने दो हाथों को मिलाया और वहां पे न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया, वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया। प्रैक्टिकली होना चाहिए ना वही, क्योंकि जब आप दो हाथों को मिला रहे हो तो आप इन वाले एटम्स और इन वाले एटम्स को मिला रहे हो, क्योंकि हाथ जो है ना ये एटम्स के बने हुए हैं। अब जब एटम्स मिलेंगे, एटम में क्या मिलेंगे, एटम इनके न्यूक्लियस और इनके न्यूक्लियस मिलेंगे, इनके इलेक्ट्रॉन्स और इनके इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। जब वो मिलेंगे तो उसको फ्यूजन कहेंगे। जब फ्यूजन होगा तो बहुत सारी एनर्जी निकलेगी, वहां ब्लास्ट होगा। तो आज तक तो जब आपने हाथ मिलाए आज तक ब्लास्ट नहीं हुआ ना, तो ब्लास्ट नहीं होने का मतलब है कि आप एक्चुअली टच एक दूसरे के साथ नहीं कर पा रहे हो। These two hands are not touching each other. अब जब हम टच कर रहे हैं तो हमको ऐसा फील होता है ना कि हमने टच कर लिया। ये फील बेसिकली फोर्स की वजह से आता है। जो इन वाले एटम्स और इन वाले एटम्स में फोर्स है ना, फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उस फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से ये फील आ रहा है आपको कि हमने टच कर लिया। पर in actual sense, in reality, when you touch something, you never touch it actually. You never touch it in reality. देखो मैं मान लो यहाँ पे बोर्ड को टच कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरे और बोर्ड के बीच में there is no distance because I am touching this. पर अगर आप बहुत ही हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, there will be a small distance between your hand and this board. हाँ, एक गैप होगी। ये पॉसिबल ही नहीं है कि गैप जीरो बन जाएगी। अब अगर ये गैप जीरो बन गई, आपने बहुत सारा फोर्स लगाया, तो जब भी आप गैप जीरो बनेगी, न्यूक्लियस कंबाइन हो गए, वहां यहां से फ्यूजन हो जाएगा। यहां से फ्यूजन होने का मतलब है यहां न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है बेटा, तो ये बेसिकली कोलिजन का कॉन्टेक्स्ट है। जैसे जनरली हम कहते हैं कि दो बॉडीज एक दूसरे के साथ मिलेंगी, टकराएंगी, तब हम कहते हैं कोलिजन। पर बेटा मैंने आपको सिखाया कि दो बॉडीज कभी एक दूसरे के साथ जो है ना रियलिटी में कभी टच करती ही नहीं है। ये सारा जो खेल है ना ये फोर्सेस का है। जब ये बॉडी मान लो आ गई, हमें लगा कि ये एक दूसरे के साथ इन्होंने बेटा जो है ना कोलिजन कर लिया, ये एक दूसरे के साथ टकराई। पर जब हम देखेंगे ना टकराने के टाइम पे इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस रहती है, कम रहती है डिस्टेंस, पर डिस्टेंस होती है। अगर ये बहुत तेज से भी टकराएंगे ना, बहुत हाई स्पीड से भी टकराएंगे, तब भी इन दोनों के बीच में एक मामूली सी डिस्टेंस रहेगी। हाँ, अब अगर इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा, तब चांसेस है कि ये जब एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो बेटा ये मर्ज हो जाएंगे, ये एक ही पार्टिकल बनेगा, उसको फ्यूजन कहते हैं। और उस फ्यूजन में बेटा बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। और जब तक फ्यूजन नहीं होगा, जब तक बेटा गैप रहेगी, तब तक हम बेटा कहते हैं कि these two particles or any two bodies they do not touch each other. ठीक है, तो जनरली हम कहते हैं कि मेजॉरिटी केसेस में जब हमको लगता है कि एक बॉडी ने दूसरी बॉडी को टच कर लिया, बेटा ये जो टच है ना फिजिक्स मतलब इन रियलिटी में हम कभी टच कर ही नहीं पाएंगे। टच करने के लिए बहुत सारा फोर्स हमको चाहिए। टच कर सकते हैं, बट वी नीड अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ फोर्स, अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। एंड व्हेन यू टच,
the distance will become 0 and the constituent particles, be that neutrons, protons or nucleus, they will combine and there will be a nuclear blast. ठीक, तो यहां पे हमारा जो बेसिक मकसद है वो ये है कि कोलिजन किसको हम नाम देंगे? अगर दो बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे और उस फोर्स की वजह से अगर दोनों बॉडीज का पाथ या दोनों बॉडीज की वेलोसिटी अगर चेंज होती है तो उसको हम नाम देते हैं कोलिजन का. मान लो देखो सिंपल सा कोलिजन, ये अभी दो हाथों के बीच में कोलिजन हो रहा है. ठीक है बेटा, मान लो ये मेरे हाथ में मार्कर है, इसको मैं फेंक रहा हूं, ये मेरे हाथ पे गिरेगा तो कोलिजन हो गया. क्यों कोलिजन हो गया? जब ये हाथ पे गिरेगा इसकी एक अपनी वेलोसिटी थी, हाथ पे गिरा इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई. अब मान लो वेलोसिटी चेंज होने का खाली ये मतलब नहीं है कि इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, अगर डायरेक्शन भी चेंज होगी ना उसको भी कोलिजन नाम देते हैं. मान लो अगर मेरे पास बॉल है, मेरे पास कास्को बॉल है, रबर बॉल है, उसको मैं यहां से छोड़ता हूं तो जिस स्पीड से वो नीचे गिरेगी अगर वो उसी स्पीड से वापस आएगी ना, इसका नाम भी हम देंगे कोलिजन. कि ये जो बॉल है ना इट हैज कोलाइडेड विद द ग्राउंड. क्यों? क्योंकि यहां से ये इस डायरेक्शन में जा रही थी और कोलिजन होने के बाद इसकी जो डायरेक्शन है ना वो चेंज हो गई. इसका मतलब ग्राउंड या फोर्सेस की वजह से जो इसकी जो वेलोसिटी है ना वो चेंज हो गई. अगर वेलोसिटी चेंज हो गई वी कॉल दैट कोलिजन. बहुत सारी कॉमन एग्जांपल्स पढ़ी है हमारी डेली लाइफ में जहां आप देख सकते हैं कि कोलिजन कैसे कैसे होता है. ठीक है बेटा, बड़े स्टार्स टकराते हैं कोलिजन हो गया, बड़े प्लैनेट्स टकराते हैं कोलिजन हो गया, बड़े एस्ट्रॉइड्स मेटीरियॉइड्स ये टकराते हैं प्लैनेट के साथ, किसी दूसरी चीज के साथ कोलिजन हो गया, बॉल बैट के साथ टकराती है कोलिजन हो गया. यू अंडरस्टैंड बेटा? इसी तरह मैंने कहा अगर ये मान लो एक पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल है, ये भी पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल है, ये रेस्ट में इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, पर जितना जितना ये आगे जाएगा ये इस पे फोर्स करेगा और इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे, इसका जो पाथ है ना ये वाला पाथ फॉलो करेगा. अब इसके फोर्स की वजह से इसका पाथ चेंज हो गया ना विदाउट टचिंग ईच अदर, इसका भी हम बेटा नाम देते हैं कोलिजन. तो याद रखो फिजिक्स में कोलिजन खाली टकराने का नाम नहीं है, फिजिक्स में कोलिजन वेलोसिटी चेंज होने का नाम है. अगर एक बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है ना किसी दूसरी बॉडी के इन्फ्लुएंस की वजह से, फोर्स की वजह से, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों बॉडीज में जो है ना बेटा कोलिजन हो गया. यू अंडरस्टैंड? होप आई एम क्लियर. ये कॉन्सेप्ट कोलिजन का जो है बेटा आई होप कि आपकी समझ में आ गया, क्योंकि हमेशा मैं बेटा रिलाई करता हूं कॉन्सेप्ट पे ही. मैं कोशिश करता हूं कि पहले आपको फिजिक्स अंडरस्टैंड करवाऊं, उसके बाद फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से ही बेटा हमारी जो मैथमेटिक्स है ना वो बाहर आती है, तो उस पर हम बेटा एप्लीकेशन करते हैं. फिर फॉर्मूला हमको याद रखनी नहीं पड़ती, फॉर्मूला याद रहती है. समझ आ रहा है? सो ये बेटा कोलिजन का कॉन्सेप्ट है. अब दूसरी बात, चलो कोलिजन तो समझ आ गया कि दो बॉडीज अगर फोर्स एक्सर्ट करेंगी एक दूसरे पे, उस फोर्स की वजह से अगर बॉडीज का जो पाथ है, बॉडीज की जो वेलोसिटी है वो अगर चेंज हो रहा है तो उसका नाम हम देते हैं कोलिजन. ठीक है बेटा? अब देखो बेटा, ये जो कोलिजन है ना इसके रिलेटेड हमको बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है. तो सबसे पहली जो बात है ना वो हम करेंगे जब दो बॉडीज के बीच में कोलिजन होगा. मान लो ये एक बॉडी है, इसका मास है m1 और ये दूसरी बॉडी है, इसका मास है m2. ठीक है? अब मान लो इस बॉडी की अपनी वेलोसिटी है, उसका हम नाम देंगे u1, हाँ, और इसकी अपनी वेलोसिटी है, उसका नाम हम देंगे u2. अब अगर ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगी, हाँ, फिलहाल हम फिजिकली टच करने को ही कोलिजन कहेंगे, हाँ, क्योंकि जो भी मैं बोर्ड पे एग्जांपल्स दिखाऊंगा ना, इन एग्जांपल्स में मैं दो बॉडीज को फिजिकली टच करवाऊंगा ताकि आपको समझ में आएगा कि ये कोलिजन हो रहा है. पर मैंने आपको बार बार बताया, फिर से बता रहा हूं कि फिजिकली टच होना ही जरूरी नहीं है कोलिजन के लिए. अगर फिजिकली दो बॉडीज टच नहीं कर रही है ना तो ये जरूरी नहीं है कि कोलिजन नहीं हो गया. फिजिकली टच करने के बगैर भी कोलिजन हो सकता है. अगर फिजिकली टच करने के बगैर वेलोसिटी चेंज हो गई उसको भी कोलिजन कहते हैं. पर मैं जो एग्जांपल्स दिखाऊंगा ना यहां पे, इनमें मैं टच करवाऊंगा, दो बॉडीज फिजिकली टच करेंगी ताकि आपको लगेगा कि नहीं जी कोलिजन हो रहा है. समझ आ रहा है बेटा? इसीलिए मैंने यहां पे दो बॉडीज ली है एज एन एग्जांपल. ये एक बॉडी है, ये एक और बॉडी है, इनका मास दिया हुआ है, इसका मास है m1, इसका मास है m2 और दोनों की अपनी अपनी वेलोसिटी दी है. जो बॉडी m1 है इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज u1 और जो बॉडी m2 है इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज u2. अब इनकी जो है ना बेटा अपनी अपनी डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की,
पर आप याद रखेंगे कुछ टाइम के बाद ये जो दो बॉडीज है ना, ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगी। अब कोलाइड करने के लिए या तो ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है बेटा, या तो ये बॉडी रेस्ट में है और ये इसको बेटा जो है ना, इसको आके इससे कोलाइड करेगा, मतलब इसकी वेलोसिटी 0 भी हो सकती है, ये आके इसे कोलाइड करेगा, या ऐसे भी हो सकता है कि ये एक ही जगह है, इसकी वेलोसिटी 0 है और ये आके इससे टकराएगा, या ऐसे भी हो सकता है कि ये दोनों जो है ना बॉडीज एक दूसरे के अपोजिट में चलेंगी और कोलाइड करेंगी, या ऐसे भी हो सकता है बेटा कि ये बॉडी भी इस डायरेक्शन में जा रही है और ये बॉडी भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, पर इसकी जो स्पीड है वो कम है, इसकी जो स्पीड है वो ज्यादा है, तो कुछ टाइम के बाद ये इसके साथ जो है ना बेटा कोलाइड करेगी। समझ आ रहा है? जरूरी है अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो कोलिजन तभी होगा जब इसकी वेलोसिटी इस बॉडी की वेलोसिटी से ज्यादा होगा। तो जब इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी ये बेटा इसके साथ जो है ना कोलाइड कर सकती है। ठीक, अब जब कोलिजन होगा तीन चीजें, तीन फिजिकल क्वांटिटीज का हमें रखना है ख्याल। एक हमारे पास है बेटा टोटल एनर्जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल एनर्जी का क्या होगा, इसको डिनोट करेंगे ई से। दूसरा जो हमारे पास है बेटा वो लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम जो टोटल बॉडीज का जो लीनियर मोमेंटम है ना, जो दो बॉडीज कोलाइड करेंगी, इनका जो टोटल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, उसका क्या होने वाला है। ठीक है बेटा, और इसी तरह जो तीसरी फिजिकल क्वांटिटी है ना जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका हमें खास ख्याल रखना है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बेटा, काइनेटिक एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिसाइडिंग टर्म है कोलिजन में। ठीक है, इसको डिनोट करेंगे के से। देखो ये जो तीन टर्म्स मैंने यहां पे बेटा जिनका नाम लिया ना, जिनको मैंने यहां पे लिखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जब दो बॉडीज के बीच में कोलिजन होगा तो हमको देखना है कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद टोटल एनर्जी का क्या होगा। मतलब कोलिजन से पहले इन दोनों बॉडीज की जो टोटल एनर्जी थी, इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी। जब कोलिजन हो गया, फिर कोलिजन होने के बाद जो इनकी टोटल एनर्जी है उसका क्या होगा। क्या होने का मतलब है, जो एनर्जी पहले थी, क्या कोलिजन होने के बाद भी वही एनर्जी रहेगी? क्या जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी? कंजर्व का मतलब है कांस्टेंट। मतलब the total energy before collision will it be same as that of after collision? हाँ, total energy after collision। इसी तरह बेटा हमको देखना है लीनियर मोमेंटम का क्या होगा। जब दो बॉडीज कोलाइड करेंगी, कोलाइड करने से पहले अगर इनका आप टोटल मोमेंटम निकालेंगे, इसका अलग से मोमेंटम, इसका अलग से, उन दोनों को ऐड करेंगे, वेक्टर एडिशन, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। बिफोर कोलिजन अगर टोटल मोमेंटम निकालेंगे, इसी तरह कोलिजन के बाद, कोलिजन होने के बाद अगर इन दोनों बॉडीज का टोटल मोमेंटम निकालेंगे, क्या वो सेम होगा या डिफरेंट होगा, इसका देखना है हमें क्या होगा, इसका ख्याल रखना है। इसी तरह हमको ख्याल रखना बेटा काइनेटिक एनर्जी का। कोलिजन से पहले दोनों बॉडीज को काइनेटिक एनर्जी कितनी थी कुल मिला के, और आफ्टर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या थी। क्या काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रही? क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा कोलिजन में? क्या टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी? बेटा एक चीज यहां पे याद रखिए, टोटल एनर्जी की जब मैं बात करता हूं ना, तो टोटल एनर्जी में आप जो बेटा है ना सारी एनर्जी कंसिडर करेंगे। इट मे कंटेन काइनेटिक, पोटेंशियल, थर्मल एनर्जी, मे बी हीट, मे बी साउंड। यू अंडरस्टैंड? मतलब अगर मान लो इन दोनों बॉडीज ने अभी कोलाइड नहीं किया हुआ है, तो मैं आपको कह रहा हूं कि बताओ ये जो जब एक कोलाइड करेंगी ना, तो कोलिजन से पहले मुझे बताओ जो टोटल एनर्जी है ना वो कितनी थी। तो आपको देखना है कि इसकी काइनेटिक कितनी है, इसकी जो है बेटा पोटेंशियल कितनी है, या इसकी काइनेटिक, इसकी पोटेंशियल, या मे बी इसके पास कोई और एनर्जी होगी, थर्मल एनर्जी होगी, मे बी हीट होगा, मे बी साउंड होगा। सारी एनर्जी को मिला के जब आप ऐड करेंगे ना तो उसी को टोटल एनर्जी कहते हैं। मान लो फिर कोलिजन हो गया। अब देखो ये कोलिजन जब होता है ना तो ये साउंड प्रोड्यूस होता है, तो इस साउंड एनर्जी को भी आपको लेना है टोटल एनर्जी में। समझ आ रहा है? तो टोटल एनर्जी की जब आप बात करेंगे तो उसमें साउंड एनर्जी भी आएगी। कोलिजन होने से अगर कुछ हीट प्रोड्यूस हो रही है तो उस हीट को भी आपको लेना है, उस हीट को भी कंसिडर करना है। तो कोलिजन जब होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको भी लेना है, पोटेंशियल एनर्जी अगर कुछ होगी उसको भी लेना है। तो टोटल एनर्जी में आपको सारी एनर्जीज कंसिडर करनी है। पर जब मैं आपको कहता हूं ना काइनेटिक एनर्जी, तो इसमें आपको खाली काइनेटिक एनर्जी लेनी है, इसमें आपको पोटेंशियल के साथ कोई लेना देना नहीं है।
आपको बॉडीज की जो दो बॉडीज हैं इनकी खाली काइनेटिक एनर्जी चेक कर रही है। इसमें ना हीट का सवाल है, ना तो आपको साउंड एनर्जी लेनी है, ना तो कोई और एनर्जी लेनी है, खाली काइनेटिक एनर्जी लेनी है। ठीक है, तो अब देखो बेटा, ये जो तीन टर्म्स है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं तीन टर्म्स से या इन्हीं तीन पैरामीटर से हमारी मैथमेटिकल इक्वेशंस बनने जा रही है। अब देखो बेटा, मैं एक जनरल स्टेटमेंट आपको कहने वाला हूं, ये है कि कोलिजन चाहे जो भी हो, हम अभी कुछ देर के बाद पढ़ेंगे कि बहुत सारे कोलिजन्स, हमारे पास बहुत टाइप्स ऑफ कोलिजन्स है। वी हैव इलास्टिक कोलिजन, वी हैव इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, सुपर इलास्टिक, बहुत सारे कोलिजन्स है हमारे पास। अब कोई सा भी कोलिजन हो, याद रखो, नोट कर लो ये पॉइंट, इन एवरी टाइप ऑफ कोलिजन, चाहे इलास्टिक हो, चाहे सुपर इलास्टिक हो, चाहे इनइलास्टिक हो, चाहे परफेक्टली इलास्टिक हो, या कोई भी कोलिजन हो, इन एवरी टाइप ऑफ कोलिजन टू फिजिकल क्वांटिटीज, कौन कौन सा, एक तो टोटल एनर्जी और एक लीनियर मोमेंटम, दीज टू फिजिकल क्वांटिटीज ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड, ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब है कि कोलिजन होने से पहले अगर आप बॉडीज की टोटल एनर्जी चेक करेंगे और फिर कोलिजन होने के बाद अगर आप टोटल एनर्जी चेक करेंगे, वो बराबर होगी, वो सेम होगी, वो कांस्टेंट होगी। इसी तरह अगर कोलिजन होने से पहले आप दो बॉडीज का मोमेंटम देखेंगे और फिर आप कोलिजन होने के बाद दोनों बॉडीज का मोमेंटम चेक करेंगे, टोटल मोमेंटम, नेट मोमेंटम, वो भी बेटा सेम होगा। हमेशा याद रखेंगे, ना तो कोलिजन होने से लीनियर मोमेंटम चेंज होता है, पर मैं टोटल की बात कर रहा हूं, याद रखो, टोटल का मतलब है मैं इसकी अलग की नहीं, ना ही इसकी इंडिविजुअली मैं बात कर रहा हूं, मैं नेट की बात कर रहा हूं। मतलब इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम अगर इसका P1 है और इसका P2 है, अगर दोनों मोमेंटाज की डायरेक्शन सेम है तो नेट मोमेंटम आएगा ना P1 प्लस P2। ठीक है, जब अगर इनका फाइनल मोमेंटम निकालेंगे, मान लो कोलिजन होने के बाद इसका मोमेंटम है P3, इसका है P4, तो टोटल मोमेंटम जो बनेगा ना वो बनेगा बेटा P3 प्लस P4। ठीक है बेटा, तो याद रखेंगे जो इनिशियल मोमेंटम होगा टोटल, इट विल ऑलवेज बी फाइनल मोमेंटम बट नेट एंड टोटल मोमेंटम। इसका मतलब है, याद रखो, इसका जो इंडिविजुअल मोमेंटम है ना, या इसकी जो इंडिविजुअल टोटल एनर्जी है ना, वो चेंज हो सकती है, पर जो दोनों को मिला के जो टोटल मोमेंटम है ना, वो सेम रहने वाला है। इसका मतलब है अगर एक की एनर्जी कम होगी दूसरे की बढ़ेगी, अगर एक की बढ़ेगी दूसरे की कम होगी, जो टोटल एनर्जी है बेटा वो सेम रहने वाली है। तो याद रखो, दो चीजें, टोटल एनर्जी और टोटल लीनियर मोमेंटम, दे ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड इन एवरी टाइप ऑफ कोलिजन। हर एक कोलिजन टाइप में ये दोनों कंजर्व रहेंगे। देखो अब लॉजिक समझाता हूं क्यों। पहले एनर्जी की बात करेंगे। बेटा इसमें लॉजिक है क्या, ये तो डायरेक्टली हमारे पास लॉ है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आप क्या पढ़ते हो कि एनर्जी इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट बट द टोटल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम विल रिमेन सेम। हाँ, मान लो अगर कोलिजन से पहले इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, इसकी कुछ थी, इसकी अपनी पोटेंशियल, इसकी अपनी पोटेंशियल। कोलिजन जब हो गया, कोलिजन के बाद आप देखते हैं कि इसकी दूसरी कुछ और काइनेटिक एनर्जी है, इसकी कुछ और काइनेटिक एनर्जी है। पर आपको याद रखना है, जब आप सारी एनर्जीज को ऐड करेंगे ना, काइनेटिक, पोटेंशियल, और जब कोलिजन हो गया उस टाइम पे जो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको भी, कोलिजन के टाइम पे जो हीट प्रोड्यूस होगी उसको भी, तो आप देखेंगे कि कोलिजन से जो पहले एनर्जी थी वही कोलिजन के बाद भी होगी। हाँ, याद रखेंगे, अगर काइनेटिक कम हो रही है तो कोई दूसरा जो है ना, कोई दूसरा टाइप ऑफ एनर्जी इंक्रीज हुआ होगा। अगर मान लो काइनेटिक इंक्रीज हो रही है तो कोई और एनर्जी का टाइप काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ होगा। इंडिविजुअली कोई पर्टिकुलर एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, पर जब आप टोटल एनर्जी देखेंगे ना, वो तो कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज गोइंग टू रिमेन कंजर्व्ड, एनर्जी इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। समझ आ रहा है? बस याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो दो बॉडीज है ना, इन दो बॉडीज को मिला के हम ट्रीट करते हैं एक सिस्टम। दो बॉडीज, हम इसको अलग नहीं लेते ना ही हम इसको अलग लेते हैं। कोलिजन के टाइम पे इसको और इसको, या जितने भी बॉडीज कोलाइड कर रही है, उन सारी बॉडीज को जो है ना बेटा, एक ही सिस्टम हम ट्रीट करते हैं। अब जब ये सिस्टम एक ही है, ये तो आइसोलेटेड सिस्टम बन गया, एक्सटर्नल फोर्स कोई है ही नहीं है, वी आर इग्नोरिंग एक्सटर्नल फोर्सेस, तो इस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है ना बेटा, वो तो कांस्टेंट रहने वाली है, वो चेंज नहीं होगी। हाँ,
काइनेटिक बढ़ेगी, पोटेंशियल कम होगी, पोटेंशियल बढ़ेगी, काइनेटिक कम होगी, हीट रिलीज होगी तो काइनेटिक कम होगी, साउंड प्रोड्यूस होगा तो पोटेंशियल कम होगी। समझ आ रहा है? टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन विल रिमेन सेम। समझ आ रहा है? सो इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी विल रिमेन सेम। इसी तरह मैं बेटा बता रहा हूं कि लीनियर मोमेंटम जो है ना बेटा, ये भी कांस्टेंट रहने वाला है, ये भी कंजर्व रहने वाला है। क्यों? मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्या पढ़ा है? मैंने पढ़ा है कि अगर एक सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, एक सिस्टम है और देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। अब वही यही लॉ अप्लाई करो ना यहां पे। अगर आप इस बॉडी और इस बॉडी दोनों बॉडीज को ले रहे हो एक ही सिस्टम, अब अगर ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा या ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, अब वो तो इंटरनल फोर्स बन गया ना, क्योंकि आपने इस और इस बॉडी को मिला के एक ही सिस्टम कंसीडर कर दिया। अब अगर ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से करेंगी, एक्सटर्नल फोर्सेस हम इग्नोर कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस हम ले ही नहीं रहे। अगर यही दो आपकी सिस्टम बन गई है, अगर यही दो बॉडीज आपका सिस्टम बन रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इन दोनों बॉडीज का जो टोटल मोमेंटम है ना वो तो कांस्टेंट रहेगा। समझ आ रहा है बेटा? तो जनरली देखो बेटा, कोई बच्चा मुझसे पूछता है सर यहाँ पे मान लो जब दो बॉडीज कोलाइड होंगी ना तो यहाँ पे तो ग्रेविटी भी है, यहाँ पे तो फ्रिक्शन भी है। तो बेटा जनरली हम क्या कहते हैं, याद रखो, उन चीजों को, उन फोर्सेस को जनरली हम इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं? मे बी अगर ये दो बॉडीज इस डायरेक्शन में आ रही है, मैं आगे आपको सिखाऊंगा कि कंजर्वेशन प्रिंसिपल जो है ना, जो हमने आज तक पढ़ा है, मैंने आज तक खाली उसको एक ही डायरेक्शन में सिखाया, मैंने कंपोनेंट्स मोमेंटम के नहीं निकाले। पर अब कोलिजन में आगे जाके मैं आपको इसकी जो कोलिजन के जो इक्वेशंस है ना, वो मैं आपको डिफरेंट डायरेक्शंस में अप्लाई करवाऊंगा। डिफरेंट डायरेक्शंस में मैं आपको सिखाऊंगा। मान लो अगर ये बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, ये बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो मैं इनका जो मोमेंटम है ना वो अलग अलग डायरेक्शन में आपको दिखाऊंगा। और मैं आपको ये बताऊंगा, और आप ये याद रखेंगे, अगर फोर्स वाई डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है, तो आप जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल है ना वो एक्स डायरेक्शन में यूज करेंगे, जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है। अंडरस्टैंड कर लो बेटा। मान लो ये अभी ऐसे चल रहे हैं, तो ये मान लो ये वाली जो डायरेक्शन है ना ये एक्स एक्सिस है, और ये वाली जो डायरेक्शन है ये वाई एक्सिस है। अब अगर ये ऐसे चल रहे हैं, हाँ, इस डायरेक्शन में जो बेटा है ना, इन दोनों बॉडीज पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। अब अगर ग्रेविटी है वो तो इस डायरेक्शन में है ना, अगर ग्रेविटी वाई डायरेक्शन में है, पर एक्स डायरेक्शन में ये जो दो बॉडीज हैं इन पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो आप याद रखेंगे एक्स डायरेक्शन का जो टोटल मोमेंटम है ना वो रहेगा कांस्टेंट। वाई डायरेक्शन में फोर्स है तो वाई डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज होगा। तो याद रखो, जिस डायरेक्शन में फोर्स जीरो है उसी डायरेक्शन में फोर्स जो मोमेंटम है बेटा वो कांस्टेंट रहेगा। यू अंडरस्टैंड? तो जब मैं कहता हूं ना कि ग्रेविटी को इग्नोर कर लो, तो मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जो आपकी डायरेक्शन दी है उस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू दैट डायरेक्शन। यू अंडरस्टैंड? अब अगर फोर्स उसी डायरेक्शन में है तो आप इग्नोर नहीं कर सकोगे। इग्नोर नहीं करना है तब जाके, हाँ, इफेक्ट इग्नोर नहीं करना है, तो वो तो उस डायरेक्शन में तो फिर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो याद रखो, मैं कह रहा हूं ना, मैं थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को बेटा रिस्टेट करता हूं, रीडिफाइन करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा बेटा जनरलाइज करता हूं। हमने आज तक पढ़ा, इफ देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम देन द मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड। मतलब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम सेम होगा। अब ऐसे याद रखेंगे, इफ फोर्स इज एक्टिंग in a particular direction, then the momentum of the system will change, but only in that direction. मतलब अगर ये बॉडी है ना बेटा, हाँ, ये जो दो बॉडीज हैं, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो इन दोनों बॉडीज का जो टोटल मोमेंटम है ना वो चेंज होगा, बट दैट विल चेंज ओनली इन दिस डायरेक्शन। इन दोनों बॉडीज का अगर आप टोटल मोमेंटम इस डायरेक्शन में निकालेंगे ना वो सेम रहेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। तो बेटा जब आप कहते हो ना व्हेन देयर इज नो फोर्स, तो बेसिकली आपको देखना है कि किस डायरेक्शन में फोर्स नहीं है। इफ देयर इज नो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस देन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस विल रिमेन कंजर्व्ड। इफ देयर इज नो फोर्स अलोंग वाई एक्सिस देन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस विल रिमेन कंजर्व्ड। व्हेन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस रिमेन्स कंजर्व्ड, मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस कैन चेंज।
मे बी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कोई एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, अब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में तो फोर्स जो बेटा मोमेंटम है वो चेंज होगा। यू अंडरस्टैंड? तो फिलहाल मैं इन 3 चीजों की बात कर रहा हूं। मैंने कहा कोई भी मोमेंटम, कोई भी कोलिजन हो, इलास्टिक, सुपर इलास्टिक, इन इलास्टिक, आगे जाके मैं दिखाऊंगा अलग अलग सारे कोलिजन्स। बेटा याद रखो टोटल एनर्जी और लीनियर मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा। मतलब जब भी आप इक्वेशन लिखोगे ना, अगर 2 बॉडीज की इनिशियल वेलोसिटीज दी है कोलिजन से पहले और दोनों बॉडीज का मास दिया है, तो आप आराम से दोनों बॉडीज के मोमेंटम निकाल सकोगे और उन दोनों मोमेंटम्स को आप ऐड करना, तो वहां से आएगा इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम। कोलिजन हो गया, कोलिजन होने के बाद दोनों बॉडीज की अपनी अपनी वेलोसिटी हो सकती है, किसी की 0, किसी की ज्यादा, किसी की कम, या अपनी अपनी डायरेक्शन। तो कोलिजन होने के बाद आपको फिर से निकालना है दोनों बॉडीज का मोमेंटम, इसका अलग से, इसका अलग से। उन दोनों को जब आप ऐड करेंगे ना, तो बेटा वो सेम होगा, वो वही होगा जो इनिशियल मोमेंटम था। तो नेट इनिशियल मोमेंटम विल ऑलवेज बी इक्वल टू नेट फाइनल मोमेंटम। ये इक्वेशन बनेगी ना आपकी, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाती है। देखो इससे आपकी मैथमेटिकल फॉर्मूला आ जाती है। देखो मैं यहां पे सिखाता हूं बेटा कैसे। देखो बेटा एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो ये बॉडी है, मास है m1, इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी है u1। ये एक और बॉडी है, मास है m2, इसी डायरेक्शन में जा रहा है और वेलोसिटी है u2। अब यहां से मान लो कि u1 जो है ना, इट इज ग्रेटर देन u2, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो कुछ टाइम के बाद ये इससे कोलाइड करेगी, ठीक है। अब जब ये इसके साथ कोलाइड करेगी, मान लो यहां पे इन्होंने कोलाइड कर लिया एक दूसरे के साथ। अब जब कोलिजन हो गया, मैं लिखूंगा यहां पे बेटा कोलिजन हो गया। कोलिजन होने के बाद ये मास m1 है, ये मास m2 है, ये फिर से अलग हो गए। ये जरूरी नहीं है कि ये कोलिजन होने के बाद अलग अलग होंगे, ये इकट्ठे भी चल सकते हैं, ये एक साथ भी चल सकते हैं। फिलहाल मैंने एज्यूम कर लिया कि ये अलग अलग जाएंगे। और मान लो इसकी जो कोलिजन होने के बाद वेलोसिटी है वो v1 है, इसकी जो वेलोसिटी है v2 है। ये जरूरी नहीं है कि इसकी और इसकी जो इस मास की इनिशियल वेलोसिटी है वो भी वही फाइनल रहेगी, मतलब जो कोलिजन से पहले वेलोसिटी थी वही कोलिजन के बाद रहेगी, नहीं, चेंज हो सकती है, सेम भी रह सकती है, कभी कभी सेम भी रह सकती है, ये ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो बेटा, मेरे कहने का मतलब है कि 2 चीजें, एक तो टोटल एनर्जी और एक टोटल मोमेंटम, ये दोनों चीजें जो बेटा ना, ये दोनों चीजें जो है बेटा कंजर्व रहेंगी। कंजर्व का क्या मतलब है? कंजर्व का मतलब है कि नेट एनर्जी, इनिशियल एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन विल ऑलवेज रिमेन सेम। मान लो अगर इसकी एनर्जी है E1, हाँ, इसकी टोटल एनर्जी है E2, कोलिजन के बाद इसकी एनर्जी है E3, इसकी एनर्जी है E4। तो जरा बताओ मुझे इक्वेशन क्या बनेगी? इनिशियल स्टेज में कोलिजन से पहले टोटल एनर्जी कितनी थी? E1 प्लस E2, ठीक है बेटा। दिस विल बी इक्वल टू कोलिजन के बाद इसकी एनर्जी कितनी है बेटा? दैट विल बी E3 प्लस E4, ये सेम होगा। और यहां पे आपको ये भी ऐड करना है, मान लो कोलिजन के टाइम पे अगर कुछ हीट या साउंड प्रोड्यूस हुआ ना, तो वो आप फाइनल स्टेज में लेते हो वो एनर्जी। मान लो कोलिजन के टाइम पे डेल्टा E एनर्जी हो गई लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ साउंड, ये एनर्जी आप इसको ऐड करेंगे, क्योंकि जो एनर्जी यहाँ पे लॉस हुई ना वो भी तो काउंट करनी है ना, वो भी तो ऐड करनी है ना इन दोनों के साथ, तभी तो जाके ये वाली और एनर्जी ये वाली एनर्जी सेम होगी, तो प्लस करूंगा मैं बेटा डेल्टा ई, ठीक है। सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब मोमेंटम, हाँ, इसका मोमेंटम कितना होगा बेटा? इनिशियल मोमेंटम दैट विल बी m1u1, मोमेंटम की फॉर्मूला है ना मास इनटू वेलोसिटी। इसका मोमेंटम कितना होगा बेटा? m2u2, हाँ, प्लस दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब डायरेक्शन सेम होगी तो दोनों मोमेंटम्स को आप ऐड करेंगे। ये तो आपका इनिशियल मोमेंटम आ गया। दिस इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बताओ इसका फाइनल मोमेंटम कितना होगा? m1v1, ठीक है। इसका मोमेंटम कितना होगा बेटा? m2v2। अब अगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी तो यहां माइनस आएगा। अगर मोमेंटास की डायरेक्शन अब ये P1 है, ये P2 है, अगर सेम डायरेक्शन है तो ऐड होगा। वेक्टर में जो 2 वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होती है तो ऐड होता है, अगर अपोजिट होती है तो सब्ट्रैक्ट होगा। इसी तरह अगर इस और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है तो नेट मोमेंटम यहाँ पे माइनस आएगा। अब अगर इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम है तो नेट मोमेंटम दोनों में ऐड होगा। अब जो भी है इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बेटा जो है वो सेम रहेगा, तो याद रखेंगे ये। इन एवरी टाइप ऑफ कोलिजन टोटल एनर्जी एंड टोटल लीनियर मोमेंटम ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। समझ आ रहा है? इसी पे हम आगे जाके एक्सरसाइज करेंगे। यही तो हमारी मैथमेटिकल फॉर्मूला बन गई
कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे ना, ये वाला कॉन्सेप्ट, तो आपको कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट बेटा कॉन्सेप्ट यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करो, जैसे मैं अगले क्लास में आपको सिखाऊंगा। अब बचा यहां पे, चलो टोटल एनर्जी तो हो गया, टोटल मोमेंटम तो हो गया, अब बचा क्या बेटा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज अ डिसाइडिंग पैरामीटर।